हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हुई हूँ। स्टोरी काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। ड्रामे में हम देखेंगे ड्रामे की फीमेल लीड जो अपने पेरेंट्स के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला लेने के लिए एक हद को पार करती है, जिसमें उसे काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी तक के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ड्रामा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। ज़्यादा कुछ किए बगैर हम स्टोरी की शुरुआत में लिसा को दिखाया जाता है। लिसा हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे रिपोर्ट देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा हाइमेन रिपेयर हो चुका है, तो मुबारक हो, अब तुम घर जा सकती हो। 1 वीक से लिसा हॉस्पिटल में थी और वो उससे बोलते हैं कि लेकिन तुम प्लीज़ मेक श्योर करो कि 1 हफ्ते तक तुम कोई भी ऐसी हरकतें ना करो जिसकी वजह से वो बॉडी रिपेयर करने में वक्त ले। और ये सुनने के बाद लिसा ओके बोलती है। लिसा वहाँ से चली जाती है और तभी डॉक्टर बोलता है कि ये लड़की दिखने में तो काफ़ी इनोसेंट है, लेकिन ऐसी हरकतें। और तभी को डॉक्टर आप नहीं जानते पैसे और प्रॉपर्टी के लिए रिच लोगों को फंसाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते रहते हैं और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है हो सकता है कि इसको किसी को तो पटाना होगा। और हमें फिर से दोबारा लिसा को दिखाया जाता है। लिसा आगे की तरफ जा रही होती है। बाहर कोई तो उसका वेट कर रहा था। जहाँ था इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम रायन है। ये इस ड्रामे का दूसरा मेन लीड है। और रायन जो था वो लिसा को बोलता है यहाँ पर आओ। उसके बाद लिसा उसकी तरफ जा रही होती है और वो अपने आप से बोल रही होती है कि अक्सर लोगों को अपनी ब्यूटी दिखाकर पटाना बहुत इजी होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं इसके पीछे अलग तरीके से पड़ी हुई हूँ। अब जाके वो थोड़ा कन्विंस हो पा रहा है और मुझे अपने मकसद को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत है। ये शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है, साथ में एक लॉयर भी है। और मेरे पापा के साथ जो भी हुआ है उसके लिए मुझे शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा। और हमें लिसा को पैरेलली फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो हाई क्लास पार्टी में जाया करती थी और वो बहुत बार ऐसे बहाने ढूंढा करती थी जहाँ पर वो रायन के नज़दीक जा सके। और एक बार वो कामयाब भी हो गई थी। तब से दोनों एक दूसरे को जानती थी। रायन उसे बोलता है अंदर आओ। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर जाती है और वो अपने हाथ पे एक गिफ्ट लेके आई थी और वो रायन को बोलती है एक गिफ्ट आपके लिए, हैप्पी बर्थडे। और तभी जो मेरे साथी उससे बोलता है थैंक यू, मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि तुम मुझे गिफ्ट दोगी। और तभी वो उससे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो बोलती है हाँ। और तभी गाड़ी का ब्रेक लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो उससे होल्ड करता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है जो रायन था वो लिसा को बोलता है लिसा क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। और तभी वो हाँ कहते हुए अपना सर हिलाती है। उसके बाद वो उसके बहुत नज़दीक जा ही रहा होता है, बिकॉज यहाँ पर खिड़की खुला हुआ था गाड़ी का। तो दूसरा गाड़ी सामने आता है, रुकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर था ड्रामे का मेल थॉमस। और थॉमस यस इस ड्रामे का मेल लीडर। और साथ में हमें पता चला कि वो रायन का एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। वो रायन को बोलता है कि तुम लोगों को ये सब कुछ करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। ब्रो क्या कर रहे हो, तुम्हारे खानदान का अच्छा खासा नाम है, रुतबा है, और तुम ऐसे भरे दिन में खुले जगह पे ये सब कुछ कर रहे हो, भी खिड़की भी बंद किए। और तभी जैसे लिसा उसका साउंड सुनती है वो तो शॉक में आती है। और क्योंकि रायन ने उससे कवर किया हुआ था तो वो तो दिख नहीं रहा होता है, लेकिन उस शॉक में उसे समझ में आ जाता है ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसने उसे 3 साल पहले छोड़ दिया था। तो फ्लैशबैक टाइम जब लिसा के डैड को जेल हुआ था और तभी वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी थी। किसी झूठे केस में उसे फंसाया गया था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास मदद मांगने के लिए गई थी तो उसे पूरे दिन बाहर रखा जाता और वो रोते रोते वहीं पर ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत में थी। शाम के टाइम पे जब लिसा देखती है कि थॉमस की मम बाहर आती है, तभी वो उससे बोले होते कि मुझे थॉमस से बात करनी है, आंटी प्लीज उसे बाहर बुलाओ। आंटी बोलती है तुम जैसी लूजर लड़की जिसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड अभी दोस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है, उसके साथ मेरा बेटा शादी करेगा, तुमने सोच भी कैसे लिया। और लिसा के तो पैरों से जम निकलती है। उसके बाद वो बोलती है कि ये लो 5 मिलियन ब्रेकअप फी और दफा हो जाओ। थॉमस ने बोला हुआ है वो तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करेगा, ना ही तुम जैसी लड़की को कभी अपने खानदान में इंक्लूड करेगा। तो जस्ट गेट लॉस्ट, तुम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। लिसा बेचारी कुछ सोच नहीं पाती, समझ नहीं पाती। उसका एक आखिरी उम्मीद तो उसका प्यार था, वो भी उससे जा चुका था। तभी उसे कॉल आता है उसकी मॉम को कुछ
हो रहा है, वो बेहोश हो गई है और ऐसे बीच-बीच में उठकर सिर्फ़ अपनी बेटी के बारे में बोल रही है, जो सुन के उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो उसे अपनी मॉम के लिए जाना पड़ता है। अभी प्रेज़ेंट में लिसा सब कुछ याद कर रही थी। वो सोच रही होती है कि वो वापस क्यों आया, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, जो रायन था वो थॉमस को बोलता है कि साथ मज़ाक नहीं और तुम डराओ मत उसे। और उसके बाद वो बोलता है, "वो सब कुछ तो ठीक है भाई, लेकिन थोड़ा ध्यान से, हाँ। कोई फोटोग्राफर अगर कम तुम लोगों का मूवमेंट कैप्चर करेगा तो प्रॉब्लम घर पे होगा, तुम्हें तो पता है ना।" तुम्हारे पापा के बाद थॉमस वहाँ से चला जाता है। थॉमस को उसका दोस्त उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिसा के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। रिसेंटली वो कहाँ पर है, क्या कर रही है। तो यस, रायन के साथ की फोटो जिसे देख जाते हैं, वो तो शॉक में आता है। और उसके बाद उसका दोस्त बोलता है, भाई एक ही लड़की तो है ना, और तुम जितने एलिजिबल बैचलर हो, रिच हो, हैंडसम हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगी। तो अगर उसके साथ है तो देन दैट्स ओके ना, ऐसे भी सीरियस तो लगती नहीं है। वो उसे घूर के देखता है, तब पता चलता है कि थॉमस 3 साल के बाद वापस चाइना आकर वो अपनी गर्लफ्रेंड, अपने प्यार को ही ढूंढ रहा था। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है कि उसके दोस्त के साथ लिसा थी, मतलब जिस लड़की के बारे में अभी वो गाड़ी में उसे डांट रहा था, वही उसके साथ थी। अभी फिर से हमें रायन और लिसा को दिखाया जाता है। रायन बोलता है, अरे टेंशन मत लो, मेरा दोस्त है, मजाक करता रहता है, मेरी टांग खींचता उसकी पुरानी आदत है। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तो क्या हम चले, वो उससे बोलते हैं हाँ। उसके बाद ये दोनों एक होटल रूम के लिए निकलते हैं। वैसा मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर आज मैं इसको अपना बनाने में कामयाब हुई, अगर मैं आज इसके साथ सोने में कामयाब हुई, तो मेरा मकसद एक कदम आगे जाएगा। उसके बाद वो उससे बोलता है कि मैं गाड़ी पार्किंग करके आता हूँ, तुम अंदर जाओ, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराहट में, बिकॉज उसको अपना मकसद भी पूरा करना था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आना उसके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का माहौल बना रहा था। लिसा वॉशरूम में जा लिसा घबराई हुई थी। वो अपने आप से पूछती है कि तू डर क्यों रही है, तुझे और नर्वसनेस क्यों फील हो रहा है। वो तुझे छोड़ के गया था, उसने तुझसे ब्रेकअप किया था, अगर वो वापस आता है तो भी क्या फर्क पड़ता है, तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना। और उसके बाद वो अपने पापा को याद करती है। उसके पापा ने उसे सॉरी बोला था, जिसके लिए वो जेल पे गए थे। इसकी वजह से लिसा का भी पूरी फ्यूचर रस्में उन्होंने डलवा दिया था। वो रो रहे होते और वो बीमार लग रहे थे, लिसा भी प्रेजेंट में। वो सोचती है कि दुनिया भर की चीज़ें एक तरफ, लेकिन मेरे पापा और मेरी मॉम के सैक्रिफाइस एक तरफ, और जिन लोगों ने उन्हें फंसाया है, मैं उनके अगेंस्ट सबूत ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और ये तो कुछ नहीं है, मेरे लिए प्यार मैटर नहीं करता। बाहर की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर थॉमस घुसता है, उसे वॉल की तरफ लेके जाता है। वो घबराती है। थॉमस उसे बोलता है, लिसा 3 साल में तुम ये भी सीख गई, किसी के सामने इनोसेंट एक्ट करना। मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे सामने इनोसेंट एक्ट करती हो। ये सुनने के बाद लिसा उसे बोलती है, और तुम 3 साल में तुम दूसरे औरतों के बाथरूम में घुसना भी सीख चुकी हो, वो भी किसी स्पेसिफिक होटल रूम में जासूसी करते हुए। क्या उसे तुमने टच किया? क्या उसने तुम्हें यहाँ पर टच किया, तुम्हें हाथ लगाया? और तभी उसे बोलते हैं, तो तुमसे क्या है इन सब चीज़ों में, तुम तो 3 साल पहले जा चुके थे ना, तो वापस क्यों। और तभी उसे बोलता है, मैं कभी तुम्हें किसी और का होने कैसे दे सकता हूँ, किसी और को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। उसके बाद वो उसे टेबल की तरफ लेके जाता है, वहाँ पर सुलाता है। उससे बोलती है, थॉमस पागल मत बनो, बेवकूफ़ी मत दिखाओ, प्लीज़ यहाँ से जाओ, मेरे लिए दिक्कतें क्रिएट मत करो। वो बोलता है, अगर उसको ये पता चलेगा कि जिस लड़की के लिए वो पागल है, जिस लड़की के क्लोज होने की वो ड्रामा कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वो लड़की उसके दोस्त के साथ बहुत टाइम से थी, तो उसे कैसा लगेगा। वो उससे बोलती है, डोंट यू डेयर। तभी उससे बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे ना बताऊँ तो एक काम करो, मुझे कैसे करो। वो उससे घूर के देखती है। वो बोलता है, क्यों, जैसे ऐसे क्यों रिएक्ट करे जैसे कि तुमने कभी किया ही नहीं है, हम दोनों के लिए तो नॉर्मल है ना, जस्ट मेमोरी को रिक्रिएट करती है। वो उससे बोलती है, बेवकूफ़ हो गए हो। वो बोलता है, हाँ बेवकूफ़ हो गया हो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के सामने जाने ही नहीं दे सकता, ना ही मैं तो किसी और के सामने तुम्हें इमेजिन भी करूँगा। और तभी वहाँ पर रायन आता है। रायन बाहर से लिसा को आवाज़ लगाता है, लिसा, लिसा आर यू ओके। तभी वहाँ पर कुछ आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो उससे बोलता है, अगर इस हालत में रायन ने तुम्हें और मुझे देखा तो क्या होगा लिसा, सोचो। थॉमस ऐसा बोल रहा होता है, और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। उससे बोलते, प्लीज़ यहाँ से जाओ। उससे बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि वो हम दोनों को साथ में ना पकड़े तो मुझे कैसे करो। वो उससे बहुत ज़्यादा घूर के देखती है, और तभी हमें दिखाया जाता है, रायन जो था अंदर आने वाला था, उससे बहाना करती है कि वो कपड़े चेंज कर रही है। और उसके बाद वो उससे बोलती है, ऑलमोस्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप बाहर वेट करो, मैं आ रही हूँ। और उससे बोलता है कि उसे छोड़ दो, धक्का देती है।
बोलती है, तुम जैसे सो कलर सो कॉल्ड हाई क्लास मैन इस तरह से अपने एक्स के लवर के साथ ऑब्सेस रहेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे इंप्रेशन के लिए। चाह करो मजे करो, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, जस्ट लीव मी अलोन बोल करो वहाँ से बाहर। थॉमस बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो लिसा को बोलता है अपने मन में कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता और मैं कभी भी तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दे सकता, ऐसा वो बोलता है। लिसा बाहर आती, रहन रैन जो था वो लिसा को बोलता है, अरे ओके क्या हुआ, तभी उस बोलते कुछ नहीं, वो थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, उसके नेक पर रबर्स थे, ऑब्वियसली बात है, रेड रेड था, तो उसके दिमाग में ये तो नहीं आएगा ना कि लिसा अंदर कमरे में किसी और के साथ थी, तो वो पूछता है, वो बोलती है कुछ नहीं, वो एलर्जी है जो क्रीम में यूज की शायद। उसके बाद दिखाया जाता है लिसा जो थी वो देखती है कि थॉमस बाहर आने वाला है, इसीलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए रायन को किस कर देती है। दोनों को क्लोज देखकर थॉमस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है कि आज तुम मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे तुम्हारी लाइफ में वैलिडेशन मिल रहा है, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो। वो उससे बोलती है कि हम बाहर जाए, मुझे यहाँ पर थोड़ा सफोकेट लग रहा है और ऐसे भी ये वॉशरूम, तभी वो बोलता है हाँ चलो ठीक है बाहर सबके साथ चलते हैं। उसके बाद थॉमस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मनी मन में बोलता है कि लिसा तुम मेरा पैशन टेस्ट कर रहे हो और मैं ऐसा तो कभी होने नहीं दूंगा। बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है सब लोग शॉक में थे कि रायन ने फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया था सबके सामने, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और लड़की जिसका नाम पेनी होता है रायन के साथ। रायन लिसा को देखकर थोड़ा सा गुस्से में थी, बाद में सोचती है कि मैं इतना ज्यादा टेंशन लेने की, ये रैन के साथ है ना, कौन सा थॉमस के साथ है। बाद में पता चला थॉमस की वो कुछ ज्यादा ही हवाई किया करती थी, बेसिकली थॉमस की रिवाइड में दिखाया जाता है वहाँ पर भी थॉमस भी आता है और इन दोनों के साइड पर ही बैठता है और स्पेसिफिक वहाँ पर लिसा के तो कंधे पे जोड़ कर बैठा हुआ था और तभी लिसा थोड़ी अनकंफर्टेबल, और रैन बोलता है क्या कर रहे हो तुम, बैठने के लिए कहीं और भी तो बैठ सकते हो ना, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने बैठने की क्या जरूरत है। और तभी उसे बोलता है कि अगर तुम लोग को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो दोनों जाओ कहीं और बैठने के लिए, मैं क्यों उठूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रैन था उसे अपने दोस्त की आदतें पता है, इसलिए वो सोचता है कि इसके साथ लड़ना मतलब बेकार है, कोई बात नहीं जाने दो, दोस्ती है ना। उसके बाद वहाँ पर सब लोग बैठते हैं और उसके बाद ये लोग यहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेलने लगते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर गेम खेला जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है जो थॉमस था, थॉमस की तरफ बोतल आता है, थॉमस को डेयर दिया जाता है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनमें से किसी ऐसे स्पेसिफिक उठाकर, मतलब किसी एक को 10 सेकंड तक फ्रेंच किस करना पड़ेगा। जो सुन के सब लोग वाहवाही करने लगते हैं और थॉमस का क्या था, उसे तो बहाना चाहिए ना, तो वो रैन के सामने लिसा को अपने पास खींचता है। लिसा थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, वो बोलता है क्या हुआ तुम गेम भी नहीं खेल सकती क्या। उसके बहुत क्लोज जाता है, उसे किस करता है, उससे पहले वहाँ पर रायन उसे रोकता है और लिसा को अपने साइड पे बिठाता है और बोलता है गेम ही है ना, कोई बात नहीं मैं करता हूँ। और उसके बाद उसके बहुत क्लोज जाने वाला था और तभी थॉमस बोलता है कि हटो यहाँ से, और उसके बाद सब लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और रायन का लिसा के लिए प्यार देखकर वहाँ पर रायन के लिए वो एक पनिशमेंट देते हैं, अल्टरनेटिव पनिशमेंट, जहाँ पर उसको कंटिन्यूसली 3-4 शॉट्स पीना पड़ेगा और रायन चुपचाप उसके लिए पी लेता है। सब लोगों को लगता है वाह रायन तो लिसा को कितना प्यार करता है, लेकिन ये प्यार थॉमस को बिल्कुल भी जांच नहीं रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो रायन था वो लिसा को बोलता है तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता, मेरा दोस्त भी नहीं। वो उससे बोलते कि मेरी वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा। वो बोलता है कोई बात नहीं, थॉमस तो जल बुनकर ज्यादा राख हो रहा है। पेनी अब वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर दो लड़कियों को एक है तो सुन रही होती है कि क्या बात है इस समय ऐसा क्या है, एक बेसिक सी लड़की जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड, लड़की के पीछे दो लड़के, रायन तो उसको डेट कर रहा है, लेकिन थॉमस का क्या, थॉमस वहाँ पर पूरे टाइम उसी की तरफ ध्यान दे रहा था और इनफैक्ट उसने उससे ऑलमोस्ट किस भी कर लिया था। ऐसी कौन सी बात है, लेकिन जो भी वो लड़की कमाल है, दो शहर के सबसे रिचेस्ट एलिजिबल बैचलर को बता रही है। और ये सुन के तो पेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो किसी को कॉल करती है, बोलती है कि उसका इंतजाम करो, क्योंकि मैं अपने भाई को तो उसे शेयर कर सकती हूँ लेकिन अपने फियांसी को बिल्कुल भी नहीं, अपने क्रश को तो बिल्कुल भी नहीं। और तब पता चला ये तो दरअसल रैन की ही छोटी बहन में दिखाया जाता है। वो वापस आती है ड्रिंक में कुछ डालकर और वो लिसा के साइड पे बैठती है और वो बोलती है कि तुम मेरे भाई की होने वाली वाइफ हो और मेरे भाई ने बहुत टाइम के बाद किसी को डेट किया है, तो आई एम श्योर मेरा भाई तो सीरियस है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती हूँ। ऐसे भी ननद भाभी का रिश्ता तो अच्छा ही होता है। और उसके बाद उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लिसा मना करती है कि मतलब मैं इतना कभी मैंने पी ही नहीं है।
तभी वो उससे बोलते कि क्या तुम मेरी बातों को मना कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी रायन उसे बोलता है कोई बात नहीं, पी लो पी लो। और उसके बाद वो पीने लगती है और उसके बाद उसे अचानक से अजीब सा महसूस हो रहा होता है, वॉमिटिंग जैसा। और तभी रायन और थॉमस को क्या करते उससे पहले ही पेनी बोलती है, अरे मैं हूँ ना, डोंट वरी। ऐसा हो सकता है कि इसने ज़्यादा पी नहीं है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इसीलिए उसको थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं हेल्प करती हूँ बोल के उसे लेके चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है रायन जाना तो चाहता था, लेकिन यहाँ पर इसके बाकी दोस्त आके बात करने लगते हैं, जिस बात की वजह से वो भी नहीं जा पाता। और हमें दिखाया जाता है अब जो लिसा थी उसके लिए वहाँ पर पेनी ने इंतजाम ऑलरेडी किया हुआ था और एक लड़के को वहाँ पर साइड पे रखा हुआ। लिसा तो शौक में हो, उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, तुम तो रायन की बहन हो ना। वो उसके सामने जाती है, उसके फेस को पकड़ते बोलती है, मुझे तुम जैसे सो कॉल्ड इनोसेंट लड़कियों से नफरत थी, अच्छे होने का प्रिटेंड करके बहुत कुछ बिगाड़ देती हो। और उसके बाद उस लड़के के साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो थॉमस था, थॉमस के पास उसका दोस्त आता है और वो बोलता है कि लेकर जा रहे थे एक रूम में और वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर मैन भी घुसा था। और हमें दिखाया जाता है अब वो बंदा लिसा के साथ कुछ गलत करता है, उससे पहले वहाँ पर थॉमस पहुँच जाता है। थॉमस उसको देता है और उसके बाद क्योंकि लिसा थोड़ा धुंधला-धुंधला दिख रही थी, थोड़ा उसे न लगा तो था, इसी बात की वजह से वो देखती है उसको और उसे लगा था रायन आया होगा मदद के लिए, क्योंकि उसने भी प्लॉट तो किया हुआ था जहाँ पर उसने एक बंदे को पैसे दिया था और बोला था कि अगर मैं 5 मिनट के अंदर वापस ना आ पाई तो उस टाइम पे रायन को उस कमरे में भेज देना। और हमें दिखाया जाता है अब वो जोर से थॉमस को रायन समझ कर हक करती है, रोने लगती है, बोलती है कि पता है मैं कितना डर गई थी। और तभी वो थॉमस उसे बोलता है जब तक मैं हूँ तुम्हें कभी कोई कोई कुछ भी नहीं करने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे उसका साउंड सुनती हो तो शॉक में वो बोलते तुम, उसके बाद वो बोलते रायन कहाँ पर है, उसे धक्का देती है। थॉमस को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके पास आता है और बोलता है तुम ऐसी हालत में भी तुम रायन का इमेजिन कर रहे हो, रायन का एक्सपेक्ट कर रहे हो, बताओ उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, कितना पे कर रहा है, कितना पैसा ले रहे हो उससे, या फिर तुम्हें उससे कितना पैसा मिलने वाला है, मैं उसका डबल कर दूंगा, मेरे साथ रहो। वो उससे धक्का देती है और मैं कभी भी आपके एक्सेस के पास नहीं जाती क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा बोल के उससे बोलते गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बट क्योंकि जो ड्रिंक उसने पी हुई थी उसने इस सोच के पिया था कि अगर कुछ भी मिलाया होता तो रायन मदद करने आएगा और इसी बहाने दोनों का जो भी है हो जाएगा और उसका प्लान सक्सेसफुल होगा। लेकिन नो, यहाँ पर तो उल्टा हो गया। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उसके बाद वो उससे बोलता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा पिया जो पीना नहीं चाहिए। और तभी उससे बोलते हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद काम करूँ, मुझसे मदद मांगो बेग मी, तो मैं सोचूं। और तभी उससे पूछता है कि कितने टाइम तुम दोनों एक दूसरे के साथ हुए हो। वो उससे बोलती है कि जितना भी टाइम हो, लेकिन उतना टाइम नहीं, और अभी प्रेजेंट में तुम्हें तो एक भी बार नहीं मिलने वाला मेरे साथ रहने का मौका। और तभी वो उसके क्लोज जाता है, दोनों का मूवमेंट चल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है पैरेलली जहाँ पर जो पेनी थी वो प्लान के हिसाब से अपने भाई को ये बोलकर उसके कमरे में लेके आ रही होती है, जहाँ पर ये बोलती है कि लिसा तो किसी स्ट्रेंज बैंक के साथ थी, रायन को देखना था, क्योंकि अब बेचारा अपनी बहन को तो बहुत प्यार करता था ना, तो बहन झूठ बोली कि थोड़ी, जैसे वो दरवाजा तोड़ा जाता है तो हमें दिखाया जाता है जो थॉमस था वो सोफे पे बैठा हुआ था और उस बंदे को देख के बॉडी के ऊपर अपना सर था, मतलब जिंदा ही था बंदा, बेहोश था वहाँ पर पिटाई खाने की वजह से। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद रैन ज्यादा पूछता नहीं है क्योंकि हालातों से पता चला था। वो पूछता है कि लिसा कहाँ पर है। लिसा अंदर थी बाथटब में, और उसे कोट पहना था, उसके बाद वो उसे गोदी में उठा। उसको जो लग रहा था वो तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है वो अब कुछ कर नहीं सकता था। अगले सीन में जहाँ पर वो उसके दोस्त के साथ था, उसका दोस्त उसे डांट रहा होता है, एक लड़की तो है ना, मामूली सी लड़की, उसके लिए तुम, तभी उससे बोलता है वो मामूली लड़की नहीं, मेरी सब कुछ है और मैं उसे किसी के और के साथ शेयर कर ही नहीं सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सपने में भी लिसा को ही देख रहा था, इमेजिन कर रहा था। तभी वहाँ पर एक फाइल दिया जाता है जहाँ पर शायद लिसा की फैमिली के बारे में कुछ था, और जो देखने के बाद थॉमस शॉक में आता है और वो बोलता है मुझे लगा ही था। हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पर जो लिसा थी हॉस्पिटल में थी, वो उठती है तो वहाँ पर रैन उसे माफी मांगता है उसकी बहन की बचकानी हरकत के लिए। वो बोलते है, हमें दिखाया जाता है वो अपने बालों को संवारती है, तभी वहाँ पर बटरफ्लाई का टैटू था। वो बोलता है तुम्हारे बैक पर बटरफ्लाई का टैटू। तभी लिसा अपने दोस्त से ये पता की थी कि रायन की जान किसी लड़के ने 10 साल पहले बचाई थी और उसके कान के पीछे भी बटरफ्लाई का टैटू था। यस शी डिड दिस। वो पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर बटरफ्लाई का टैटू। तभी वो बोलती है कि ये तो बहुत पहले मैंने बनाया था, एक्चुअली एक्सीडेंट में चोट आ गया था ना, इस बात की वजह से। कितने साल पहले, 10 साल पहले। उसके बाद तो चुपचाप वहाँ बैठता है, घुटने में बैठ कर उसे बोलता है कि क्या तुमसे शादी करोगी।
वो हाँ बोलती है, वो बहुत खुश होता है, उसे हग करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उससे मन ही मन में सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे अपने रिवेंज के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दो। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर थॉमस भी आ पहुँचता है। थॉमस लिसा बोलकर अंदर आया था लेकिन दोनों साथ में थे। उसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। प्लस जो रायन था वो थॉमस को बोलता है, अच्छा हुआ भाई तुम सही वक़्त पे आ गए। तुम मेरे पहले दोस्त हो, मेरे बॉडी हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें जानने का हक है। शी इज़ माई वुड बी वाइफ, शी इज़ माई फ्यूचर वाइफ और अभी-अभी मैंने इसे प्रपोज़ किया है और इसने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया है तो कांग्रेचुलेटर्स भाई, ऐसा हो बोल। थॉमस बोलता है ग्रेट कांग्रेचुलेशन और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नर्स आके बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। तभी रायन वहाँ से चला जाता है। रायन जैसे चला जाता है उसके बाद वो लिसा के पास आता है और वो बोलता है कि तुम उसको अपने तुम अपने आप को उसके बाहों में फेंकने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो लिसा? और तभी उससे बोलती है कि तुमसे मतलब मुझे अपनी लाइफ में सेटल होना है, शादी करनी है तो व्हाई नॉट? उससे बेटर लड़का मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। और तभी वो उससे किस करता है और उसे तमाचा लगाती है और उसके बाद वो उससे बोलती है तुम जैसे घटिया इंसान जो ऑलरेडी जिसके साथ मेरा 3 साल पहले खत्म हो चुका है देन व्हाई आर यू स्टिल बॉदरिंग मी? प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारा और मेरा जो भी था वो खत्म हो चुका है, इट्स ओवर और रायन अच्छा लड़का है। ऐसा बोल के जाने वाली थी। उसे बोलता है मुझे पता है तुम रायन को क्यों अप्रोच कर रहे हो अपने पापा के केस के लिए और वो मैं भी कर सकता हूँ। वो बोलती है तो रायन भी कर। अगर रायन को ये पता चलेगा कि तुमने उसे क्यों अप्रोच किया तो तुम्हें क्या लगता है कि तब भी वो तुमसे प्यार करेगा? उससे बोलती है डोंट यू डेयर और ऐसे कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिसा थी उसको थाम थॉमस बोलता है तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मैं अपनी लाइफ में वापस करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लिटरली आई मीन इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करने वाला हूँ? वो बोलते मैं तो कोई ट्रॉफी नहीं हूँ, नहीं कोई खाना हो जो किसी और के साथ शेयर करना या ना करना तुम्हारा तुम्हारा डिसीजन हो। 3 साल पहले खत्म हो चुका है ना हम दोनों के बीच में जो भी था। वो उससे बोलता है बिलीव मी लिसा मैं भी मदद कर सकता हूँ। वो बोलती है पर मुझे तुम्हारी खोखली मदद है, तुम्हारा खोखला वादा नहीं चाहिए। वी आर जस्ट एक्स, बात खत्म। एक्सेस का कोई रिश्ता नहीं होता आगे, ना ही कोई फ्यूचर होता है। और अभी मुझे परेशान करना बंद करो। अगर तुमने रायन को कुछ भी ऐसा बताने के बारे में सोचा तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और बार-बार मुझे परेशान करना बंद करो वरना मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी था वो भी खत्म होगा। और तभी उसे बोलता है तुम तो बोलती हो कि मेरे बारे में बोल चुकी हो तो इस हाथ में ब्रेसलेट का क्या जो मैंने तुम्हें दिया था हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी पे। फ्लैशबैक में जहाँ पर उसने उसके फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए वो ब्रेसलेट एज एन मेमोरी गिफ्ट दिया था, वो अभी प्रेजेंट में उसको निकालती है उसके पैर पे फेंकती है और बोलती है खुश। और उसके बाद गुस्से में वहाँ से बाहर की तरफ निकल लेती है। हम देखते हैं अब जहाँ पर लिसा अपने मॉम के पास जाती है जो एक मेंटली बीमार पेशेंट लग रही होती है और वो अपनी मॉम को हक करके रोते हुए बोलती है मॉम मैं पापा को जेल से बाहर भी निकालूंगी और उन लोगों को सजा भी दूंगी जिन लोगों की वजह से हमारी फैमिली को सफ़र करना पड़ा। और हमें दिखाया जाता है अब पेनी अपनी मॉम के पास जाती है और वो रोते रोते बोलने लगती है कि रायन को उस लड़के में क्या दिखा पता नहीं लेकिन वो मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा रही है मॉम। और वो रायन के साथ शादी भी करना चाहती है। मैंने देखा है कि रायन ने उसे प्रपोज भी कर दिया। तभी मॉम बोलती है नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, हमारे खानदान में अगर कोई लड़की बहू बनेगी तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी ना। और हमें दिखाया जाता है तभी बहनी बोलती है मॉम हम एक काम कर सकते हैं, आपको तो पता है ना जिया कितने ना लाइक करती है रायन को और कितनी बड़ी फैमिली की है तो हम उसको डिनर डेट के लिए बुला लेते हैं और उसकी मॉम को भी बुला लेते हैं और उसकी आंखों के सामने हम उस दोनों का रिश्ता पक्का करते हैं। मॉम बोलते हैं अच्छा आइडिया है और रायन मना भी नहीं कर पाएगा। और हमें दिखाया जाता है अब जहाँ पर रायन जो था ओलिसा को लेकर अपने घर में पहली बार आया था लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ओ ये बोलता है इससे पहले कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर जो मॉम थी वो बोलती है कि ए जी आए तुम्हें तो याद है ना और आज हम तुम दोनों का रिश्ता पक्का करने के यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोग वहीं पर थे। तभी रायन बोलता है पर मुझे किसी ने तो पूछा नहीं और मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ बोलकर उन दोनों का मुंह बंद करवाता है। लिसा को साइड पर बैठाता है। तभी लिसा के बारे में पूछा जाने लगता है कि तुम लोगों का तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ऐसे रैंडमली लड़की आकर इस घर की बहू मतलब वो जिया की मम तो कुछ ज़्यादा बकरी होती है। तभी रायन बोलता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे प्यार हुआ है लिसा से और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और कोई यहाँ पर आके इंसल्ट नहीं कर सकता उस लड़की का। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर जो थॉमस था वो भी आ पहुँचता है। थॉमस सबको देखता है और वो बोलता है कि लगता है मैंने गलत देखा या फिर मैं गलत पक्ष पे आ गया क्या। तभी वहाँ पर वो बोलते हैं नहीं नहीं और तो पेनी तो बहुत खुश थी। मॉम बोलते हैं नहीं नहीं बेटा आओ आओ
थॉमस मन ही मन में बोलता है कि 3 साल पहले जिस बात की वजह से भी तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ लिसा, मैं तुम्हारे पापा को जेल से बाहर भी निकालूँगा और तुम मेरे हाथों कभी भी दूर नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो लिसा थी, उसको देखते हुए रायन बोलता है कि आज मैं यहाँ पर अपनी होने वाली फियांसे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेके आया था। ये सुनने के बाद थॉमस बोलता है नॉट बैड, कोई बात नहीं, और मुझे पता था कहीं ना कहीं ये आइडिया, इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मेरी भाभी के लिए कुछ लेके आया हूँ। वो अपना बॉक्स निकालता है और उसके सामने वही ब्रेसलेट जो उसके मुंह पे फेंकी गई थी उसको खोलता है, और उसके बाद थॉमस को रायन बोलता है ये तो वही वही जैसा है बिल्कुल जो तुम्हारे साथ था। वो बोलते हैं वो एक्चुअली खो गया था मुझसे, शायद वो डेस्टिनी होगा जो तुम्हारा खो गया, और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जो था वही वाला डिजाइन बना के लेके आया बोलकर उसे बोलता है कि ये तुम्हारा ही है, प्लीज ले लो, प्लीज हैव इट भाभी, ऐसा वो बोलता है। बेचारी क्या करती है, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ओ जो लिसा थी उसको पापा पूछते कि तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तभी वो अपने पापा का नाम बोलती है डेविड विल्सन। वो बोलते हैं ओ वो बहुत अच्छा इंसान था और बहुत लंबे समय तक वो काम भी किया करता था हमारी कंपनी में, मुझे याद है। बहुत अफसोस है बेटा मुझे उसके साथ जो भी है उसके लिए। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलती। पेनी तो बकवास कर रही होती है, पेनी को बोलता है कि चुप करो, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर थॉमस जो था वो लिसा का हाथ पकड़ते हुए वहाँ पर उसे छोड़ नहीं रहा होता है, जिसके चक्कर में एक बर्तन गिरता है, बर्तन को उठाने के लिए नीचे जाती है तो बर्तन के बहाने उसका हाथ पकड़ रहा था। तभी हमें दिखा जाता है दूसरी की लड़की जिया आई हुई थी, जिया अनकंफर्टेबल फील करती है इसलिए बोलते कि मैं जा रही हूँ आंटी। तभी मोम बोलते कि इसको छोड़ने जाओ, तभी रैन बोलता है मैं क्यों जाऊँगा मोम, मेरी गर्लफ्रेंड तो यहाँ पर है और आप बुलाई हो इसको तो आप ही छोड़ने जाओ। तभी वो बहुत गुस्से में आ रहा है, हमें दिखा जाता है लिसा उठती है और बोलती है कि मेरी वजह से आप लोग यहाँ पर ऐसे कोई सीन करने की जरूरत नहीं, ब्रायन प्लीज आज नहीं। और वो बोलता है कि नहीं लिसा मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तभी बोलते कि नहीं फिर कभी, आज तुम यहीं पर रहो। तभी उसके पीछे जाने वाला था, मोम बोलती है अगर तुम आज यहाँ से गए तो मैं तुम्हें अपने खानदान से बेदखल कर दूंगी। रैन को वहाँ पर रुकना पड़ता है, लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा अपने दोस्त को कॉल करती है और वो ये बोल रही होती है कि पिछले 3 साल में थॉमस कहाँ पर क्या कर रहा था मुझे पता करके दे सकती हो। वो बोलती है अचानक से तुम्हें अपने एक्स के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों आया, तभी कोई तो उसे खींचता है। वो दिमाग खराब हो, वो बोलते कौन है जिसका दिमाग खराब, तभी वो देखती है वहाँ पर तो रहे थॉमस था। वो बोलती है तुम्हारी पुरानी बीमारी है, भूलने की बीमारी है, बादाम खाया करो, तुम्हारे में एक्सेस है और इस तरह से मुझे ह्यूमिलेट करना बंद करो। तभी वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ शादी करने दूंगा। वो बोलती है कि रोक के दिखाओ, और तभी वो उससे बोलता है मैंने तुम्हें बोला है ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और इनफैक्ट तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ था उनको बचाने के लिए मैं सबूत भी लेके दे सकता हूँ। तभी वो बोलती है शर्त क्या है तुम्हारी, तभी वो बोलता है उससे शादी मत करो। हमें पैरेलल दिखाया जाता है जहाँ पर रायन को डांटा जा रहा होता है और ये बोला जा रहा होता है वो लड़की तुम्हारे लिए लायक नहीं है, और तभी डैड पूछते हैं कि बेटा तुम दोनों कब मिले थे, क्या उसने तुम्हें अप्रोच किया था। वो बोलता है 3 महीने पहले हम दोनों मिले थे और मैंने उसे अप्रोच किया था, वो बहुत अच्छी लड़की है। और तभी उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, मतलब उसके डैड जेल में, इसके बारे में इनको पता था। तभी वो बोलता है नहीं उसके पापा के साथ गलत हुआ है, उसके पापा को फंसाया गया है। डैड बोलते हैं कुछ भी हो तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते, मैं अप्रूवल नहीं देता। इनफैक्ट वो अपने बंदे को बोलते हैं इसको घर पे बंद करके रखो, घर से बाहर नहीं जा सकता। सीन को काटा जाता है जहाँ पर जो लिजा थी वो अपने दोस्त के साथ होती है, और उसके बाद वहाँ पर ये दोनों कंफ्यूज थे कि रैन इन्वॉल्व है या नहीं, मतलब रैन को पता है या नहीं उसके पापा के कांड के बारे में। और तभी उसके दोस्त बोलते कि तुम अचानक से अपने एक्स के बारे में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो, क्या उसके पास जाने का प्लान है। वो बोलते हैं नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसकी असलियत पता करके कि मैं उससे अपने लाइफ से और दूर भेजूँ, क्योंकि मैं अपने एक्स के पास कभी नहीं जाऊँगी। और उसके बाद वो अपने फ़ोन को निकालती है, बोलती है बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और मन में सोचती कि मुझे तुमसे शादी तो करनी पड़ेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है रायन अपने घर से भाग जाता है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग शादी करेंगे डायरेक्ट वेडिंग वेन्यू में, जहाँ पर इन दोनों का शादी चल रहा होता है। वहाँ पर थॉमस पहुंच जाता है और उसके बाद लिसा को बोलता है चलो यहाँ से। वो बोलता है मैं क्यों जाऊंगी, तब वो बोलता है कि तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। तभी वहाँ पर रायन बोलता है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करो, ये मेरी होने वाली बीवी है। वो बोलता है इससे पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, जस्ट लीव हर। वो बोलते हैं नहीं हूँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड।
और प्लीज यहाँ से जाओ। वो नहीं सुनते, इनफैक्ट वो उसे गोदी में उठाकर लेके जाने लगता है। उसे बोल रहे होते कि अगर तुमने किया, अगर मुझे ना छोड़ा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्लीज लीव मी। लेकिन वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर मैं किसी और का तो होने दे ही नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो डैड थे वो आ रहे होते और उसके बाद वो बोलते कि मेरी बेटी की शादी में इस सीन मुझे पसंद है, प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट से करो बेटा। उसके बाद वो उसे रखता है और उसके बाद वो बोलता है ठीक है तुम दोनों को शादी करने कर सकते हो, लेकिन फॉर्मली हमारे खानदान के हिसाब से, तो प्लीज़ 1 हफ्ता वेट कर सकते हो। मैं तुम दोनों के लिए 1 हफ्ते के बाद शादी का अरेंजमेंट करवा दूंगा। दोनों ही खुश होते हैं और तभी जो लिसा थी उसको थॉमस बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ जा रहे हो? वो बोलती है मेरे मरने के बाद भी नहीं, मेरी डेड बॉडी भी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस, मतलब बहुत ज़्यादा होके वहाँ से चला जाता है। और डैड का इतना अच्छा बिहेवियर, मतलब सबको खुश, सब खुश। और इनफैक्ट लिसा तो सक्सेसफुल। और उसके बाद वो बोलता है डोंट वरी डैड, लिसा आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करने की, वो बहुत अच्छी लड़की है। और वो बोलता है और मेरा दोस्त कभी वापस ना आए तुम्हें परेशान करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद लिसा जो थी वो उस कमरे में घुसती है जहाँ पर रैन के पापा के सीक्रेट चीज़ें थे। वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलता है उसे और वहाँ पर उसके पापा का ओरिजिनल फुटेज मिलता है जहाँ पर उसके पापा एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुआ करते थे और वो रैन के पापा की कंपनी में काम किया करते थे। और हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग बनने वाली थी जो लो क्वालिटी मटेरियल्स के साथ बन रही थी, जिस बात की वजह से लिसा के पापा ने वहाँ पर काम करने के लिए मना कर दिया था और ना ही उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना देना चाहते थे। और उन्होंने बोला था, धमकाया था कि अगर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया तो मैं केस कर दूंगा, मैं सबको सच बता दूंगा। बाद में उन्होंने काम भी छोड़ दिया था और उसके बाद वो बिल्डिंग गिर गया, बहुत सारे लोग मारे गए और सारा ब्लेम इंजीनियर के ऊपर लगा, मेन टू कि लिसा के पापा के ऊपर। यस, यही हुआ था। लिसा सब कुछ देख के शौक में, वो सोचती है शादी वाली वेन्यू पर वो सारा वीडियो प्ले कर देगी। अब डायरेक्ट शादी में दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिसा थी वो जैसे अंदर की तरफ चल रही होती है, ब्राइट मूवमेंट वाला टाइम, तभी जो रैन के पापा थे वो इशारा करते और बहुत बड़ा चीज लिसा के ऊपर गिरता है। लिसा वहीं पर गिर जाती है। वो तो शॉक में, उसे आइडिया लगता है कि कांड क्या होने वाला है यहाँ पर। एंड वेल एज वेल एज हमें दिखाया जाता है लिसा के हाथ से वो रिमोट का बटन थोड़ा ऊपर गिरा, वो उसे पकड़ने लगती है बड़ी मुश्किल से। आप बड़े हिम्मत करके वो सबके सामने असलियत दिखाने के लिए वीडियो प्ले करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वीडियो प्ले करती है वहाँ पर तो कुछ और ही वीडियो था। उसे समझ में आ जाता है कि रैन के पापा को सारा सच पता चल चुका था। रैन के पापा मन ही मन में बोल रहे होते कि तुम बहुत छोटी हो, बच्ची हो, तुम ये सारी पॉलिटिक्स कभी नहीं जानोगी। लिसा वहीं पर बेहोश हो जाती है शॉक में। और हमें दिखाया जाता है रैन को भी जबरदस्ती वहाँ से लिया जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिसा के फ्रेंड और थॉमस सही वक्त पे आते हैं। और उसके बाद लिसा को थॉमस किसी की परवाह किए बगैर गोदी में उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। लिसा का वेट कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा हाई चोट तो नहीं था, लेकिन हाँ ट्रॉमा लगा था लिसा को, जिस बात की वजह से वो बेहोश थी। और हमें दिखाया जाता है तभी थॉमस लिसा अपना फ्लैशबैक याद कर रहा था, मतलब दोनों ने कितनी अच्छी टाइम गुजारा था, किस तरह से थॉमस ने लिसा को अप्रोच किया था, कितना प्यार करता था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रायन आता है। रायन आने के बाद वो उससे बोलता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। बोलता है कि कौन सी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे मन में मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, मेरी वाइफ के लिए प्यार कैसे आ सकता है। वो उससे बोलता है एक बात बता, तू इसका बॉयफ्रेंड है, इसका होने वाला हस्बैंड है, लेकिन तू इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, तो खाक उसका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है। तभी वहाँ पर बेनी भी आप पहुँचती है। बेनी ये बोलने लगती है कि ये लड़की में ऐसा क्या है जो तुम दोनों। तभी रायन बोलता है गेट आउट, यहाँ से घर जाओ वरना बहुत बड़ा तमाशा होगा। उसके बाद डॉक्टर आके इन तीनों को चुप कराते हैं कि बीमार, जो इंसान बीमार है उसको आराम करने दो, यहाँ पर कोई महाभारत मत कि आप लोगों में से इसका असली रिश्तेदार कौन है। एक बोलता है मैं फैंस हूँ, एक बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तभी एक दूसरे को घूर के देखते हैं और उसके बाद थॉमस बोलता है तुम इसके होने वाले हस्बैंड हो। तो तब कहाँ पर थे जब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। वो बोलता है तुम्हारा मतलब, तभी वो बोलता है काम करो, जाओ अपने बाप से पूछो लिसा इस कंडीशन में क्यों है, उसके बाद आना मेरे पास। अगर तुम्हारे पास एक आंसर होगा जेन्युइन तो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रैन जाता है कार पर, अपने डैड से पूछता है कि ये सब कुछ कहीं आपने तो नहीं करवाया। डैड बोल देते हैं कि हाँ वो लड़की हमारे खानदान की वो बनने के लायक ही नहीं थी।
तुम्हें समझाने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। इनफैक्ट हमें दिखाया जाता है जो रैन के पापा थे वो रैन को रूम में लॉक करवा देते हैं। वाह! मतलब 5 साल के बच्चों की तरह हरकतें यहाँ। अब हमें दिखाया जाता है जो लिसा होती है वो धीरे-धीरे करके अपनी आँखें खोलती है और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर थॉमस होता है। लकीली इस बार वो थॉमस का ही नाम लेती है। ऐसे भी उसके मन में तो थॉमस हमेशा से था ना, जिस बात की वज़ह से हमें दिखाया जाता है वो उससे बोलता है, "आर यू ओके?" अभी बेटर फ़ील कर रही है, लेकिन तभी उसे पता चला उसकी मॉम तो अपने रूम से गायब हो गई, छत की तरफ जा रही है। इस बात की वजह से ये लोग भाग के जाते हैं। उसकी मॉम जो अपनी बेटी लिसा-लिसा बोलते-बोलते वहाँ से जंप लगाने वाली होती है। लकीली वहाँ पर थॉमस जाके आंटी को निकाल लेता है, व्हीलचेयर में वापस रखा जाता है और लिसा जैसे-तैसे अपनी मॉम को सँभालती है। बहुत रोती है और तभी उसे कॉल आता है जो रैन के डैड का था। रैन के डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी तुच्छ सी लड़की है, गुड फॉर नथिंग लड़की मुझसे पंगा लोगी? तुम्हारी इतनी औकात है क्या? इस बार तो बस ट्रेलर था, अगर दोबारा अपने डैड के केस को रिफंड करने के बारे में सोचा या फिर कुछ भी ऐसा-वैसा सोचा तो तुम्हारा बाप जेल में मरेगा और तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में। तुम कुछ नहीं, तुम बस एक 22 साल की लड़की हो जो कुछ कर ही नहीं पाओगे मेरे अगेंस्ट। और ये सुन के उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और रोने लगती है, अपनी मॉम को गले लगाते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो मॉम, मैं डैड को बाहर नहीं निकाल पाऊंगी बोल के बहुत रोती है। थॉमस उसे पूछता है क्या हुआ है लिसा? तभी वो बोलती है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सुकून चाहिए। और वो रोते-रोते अंदर की तरफ चली जाती है। थॉमस किसी को कॉल करता है और वो बोलता है 3 साल पहले लिसा के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है वो पता करो। और हमें पैरेलल दिखाया जाता है जहाँ पर लिसा अपनी मॉम के साथ होती है। रैन उसे कॉल करता है, वो बोलता है कि क्या हुआ लिसा, तुम परेशान लग रही हो? तभी वो बोलती है लेट्स ब्रेक अप। बोलता है क्या? तभी वो बोलती है मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। थॉमस सही बोल रहा है, मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती क्योंकि मैंने तुम्हें अप्रोच ही रिवेंज के लिए किया था। मुझे पता था तुम्हारे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिस बात की वजह से मेरे डैड के साथ ये हुआ था। मेरे डैड जेल है और मेरी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मुझे पता था तुम लोग ही रीजन हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझ के अप्रोच किया था। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं। वो बोलती मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इनफैक्ट वो ये भी बोलते कि मैंने तुम्हारी जान भी नहीं बचाई थी। वो बोलता है वो मैटर नहीं करता, मैं तुम्हारी सिंसियरिटी पे मरता हूँ, मैं तुम्हारी इनोसेंट पे मरता हूँ, प्लीज ऐसे मत बोलो। वो बोलती है जिस रिश्ते में प्यार है ना उसका क्या करेंगे? वो बोलता है थॉमस की वजह से। वो बोलते हैं नहीं, मुझे बस अपने पेरेंट्स को सही सलामत रखना है कहीं भी हो, लेट्स ब्रेकअप और दोबारा मुझे कभी भी कॉल मत करना बोलकर वो फ़ोन को काट देती है। रैन को तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिसा कंप्लीटली टर्न ऑफ हो चुकी थी, मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो अपना काम कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो थॉमस था उसे कॉल आता है रिगार्डिंग लिसा के पापा को बचाने के लिए कोई तो एविडेंस मिला हुआ है और वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन रैन के पापा को पता चला, उसके बाद वो गाड़ी से उसे उड़वा देते हैं। लिसा घर पे काम कर रही होती है तभी उसे कॉल आता है कि थॉमस के साथ क्या हुआ है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो भाग के जाते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पर थॉमस का बेस्ट फ्रेंड था। उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त के साथ ये सब कुछ हुआ है, अब क्या उसकी जान लेना चाहते हो जो यहाँ पर आई हो? और हमें दिखाया जाता है एक डेड बॉडी को लाया जाता है बाहर की तरफ जहाँ पर एक वॉच पहना हुआ था उस डेड बॉडी ने। तो ऐसा ही वॉच था जो लिसा दी थी थॉमस को गिफ्ट पे। तो शॉक में वो चिल्ला-चिल्ला के रोने लगती है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? हमने तो अभी शादी नहीं की और तुम्हें तो मैंने बताया नहीं कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ उठो, उठो। तभी वहाँ पर वो साइड वाली लेडी बोलती है क्या? ये तो 80 साल के पर्सन है, मेरे पापा है। तभी वो पीछे हटती है, उसे रियलाइज़ होता है कोई गलतफ़हमी है। पीछे से थॉमस आता है जो बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए आ रहा था। जैसे लिसा थॉमस को देखती है उसे हाँ करती है और उसके बाद रोने लग जाती है। इनफैक्ट वो तो किस करने लगती है और तभी दोस्त जो था वो बोलता है अरे मैं तो यहीं पर हूँ, थोड़ा तो शर्म करो। थॉमस उसे देख के बोलता है तो दफा हो जाए यहाँ से, किसने बोला है देखने के लिए? और तभी वो बोलता है अच्छा जब लड़की मिली मतलब दोस्त को छोड़ दिया, अब तक तो यही दोस्त काम आ रहा था ना, 3 साल से तेरे आगे पीछे तो मैं ही बंधा रहा था। तभी वो बोलता है पक्का मत यहाँ से दफा हो जा। वो बोलता है ठीक है जा रहा हूँ, अरे एविडेंस जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी बंदी के लिए वो भी लेके जा रहा हूँ। वो बोलता है यहाँ पर रखो। उसके बाद वो बोलता है ये लो कार्ड और ये लो एविडेंस। ऐसे ये लोग एक्सचेंज करते हैं। लिसा बोलती है कौन से एविडेंस? तभी लिसा को बोलता है कि तुम्हारे पापा को जेल से बाहर निकालने का सबसे बाद वो बोलता है कि यहाँ पर वो एविडेंस है जहाँ पर ये पता चलता है तुम्हारे पापा के बगावत करने के बाद रैन के पापा तुम्हारे पापा को रस्सी से हटाने का प्लान बनाए थे। वो तो बहुत खुश होती है और हमें दिखाया जाता है वो बोलता है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा बेबी। वो बोलते क्या? तभी वो बोलता है अब उनको मुझे मारना था तो वो प्लान सक्सेस होने दो, मैं मरने का ड्रामा करूंगा, मीडिया को ये फैला दो मीडिया में कि मेरी मौत हो चुकी है। उसके बाद वो कंफर्म हो जाएगा, उसे एक श्योरिटी मिलेगी कि अब उसके अगेंस्ट बोलने के लिए कोई नहीं है। तो दैट्स इट, आगे वो कोई ना कोई बेवकूफ़ कर ही लेगा।
प्लान के हिसाब से उसकी मौत का पूरा मीडिया में न्यूज़ फैला दिया जाता है और हमें दिखा जाता है घर पे ये चीज़ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं रैन के पापा और अपना सारा काला चिट्ठा अपने असिस्टेंट के सामने खोले होते हैं। लेकिन ये उसे पता नहीं था कि उसका बेटा ऐसा कुछ सुन रहा है। उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसका बाप इंसान के नाम पे हैवान था। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसके बाद जब उसका पापा वहाँ से चला जाता है तो उसका पूरा रूम छान मारता है और उसके बाद एक सीक्रेट रूम से वो लॉकर से वो सारे एविडेंस को निकाल लेता है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और उसके पापा ने जो मिस्टेक्स किए थे उस केस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, आगे क्या क्या करना है ये लोग प्लान बना रहे होते हैं। और तभी लिसा को थॉमस बोलता है डोंट वरी सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तभी उसे घूर के देख रहा था, बड़े पैशनेट उसे देख रहा होता है और तभी वो उसे बोलते तो मुझे देखना बंद करोगे। वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलते मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, आई नो मैं बहुत चार्मिंग हूँ ना तो कोई बात है। वो बोलती है बकवास बंद करो और मुझे देखना बंद करो। और उस टाइम पे वो उठ के जाने वाली थी तभी उसे पीछे से आकर रहे हो। तभी वो बोलता है लिसा जब ये सब कुछ खत्म हो जाए ना तो क्या हम शादी कर सकते हैं? वो बोलती है किसने बोला मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? वो बोलता है क्या तुम फिर दोबारा मुझे ऐसे घुमाने वाली हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और तभी उससे बोलते हैं मेरे लिए अभी मेरे पापा का नाम क्लियर करवाना, पापा को जेल से वापस लाना वही बहुत ज़रूरी है और रैन के पापा को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, उससे आगे कुछ नहीं। वो उसके बहुत क्लोज जाता है और दोनों इस सोफे में गिर जाते हैं और उसे बोलता है वो सब कुछ तो मैं करवाऊँगा लेकिन थोड़ा-सा टैक्स लगेगा। वो बोलते क्या? तभी वो बोलता है थोड़ा-सा प्यार, थोड़ा-सा हग, थोड़ा-सा किसेस एंड ऑल बाकी तुम सोच लो। लेकिन तभी दरवाज़ा नक-नक होता है। तो बाहर रैन था। रैन का आवाज़ सुनने के बाद दोनों ही शॉक में और थॉमस तो जलन में और प्लस लिसा खुद परेशान होती है। वो बोलती है प्लीज़ इससे पहले रैन तुम्हें यहाँ पर देखे जाओ। बोलता है क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि हम दोनों के साथ में पकड़ लेगा? लेकिन मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसे में मैं क्यों चाहूँगा कि अपनी बंदी का होने वाला हस्बैंड एक टाइम पे वो उसके पास आए। वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ इस बात की वजह से परेशान। मेरी बात सुनो, प्लान के हिसाब से तो तुम मर चुकी हो ना तो मरे हुए भूत यहाँ पर देखेगा तो उसे तो शौक होगा ना तो प्लीज़ हाइड इट, प्लीज़ छुप जाओ ना। वो बोलता है ठीक है, लॉजिकल बात कर रहे हो लेकिन एक चीज़ चाहिए मुझे। वो बोलता है तो वो बोलते क्या? वो बोलते किस करो मुझे। उससे धक्का मार के बोलते प्लीज़ पहले जाओ मुझे फँसाओ मत। उसके बाद वो उसे छुपने के लिए बोलती है और थॉमस उसकी मुसीबत को ज़्यादा क्रिएट ना करते हुए छुपने के लिए चला जाता है। उसके बाद रायन अंदर आता है और उससे बोलता है लिसा आर यू ओके? उससे बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मुझे वो सब कुछ नहीं करना था लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही थी। वो बोलता है कोई बात नहीं और उसके बाद वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ और वो एविडेंस देता है जहाँ पर ये साबित करने के लिए इनफ था कि उसके पेरेंट्स ने मतलब उसके डैड की वजह से लिसा के डैड जेल पर है। वो बोलते तुम ये सब केस क्यों कर रहे हो? तभी वो बोलता है मेरे गलतियों का एहसास नहीं लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उससे बोलती है इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया लेकिन इससे आगे कुछ एक्सपेक्ट मत करना बिकॉज मैं तुम्हें और इस्तेमाल नहीं कर सकती। और हमें दिखाया जाता है लिसा बैठी हुई होती है, वो सोच में पड़ रही थी कि उसने मेरी मदद की, मतलब उसे पता था कि लिसा ने उसका एक गंदा इस्तेमाल किया है फिर भी। तभी वहाँ पर थॉमस आता है एंड देन दिखाया जाता है थॉमस आता है और बोलता है वो आके अपने पापा के अगेंस्ट एविडेंस दे के गया, तुम तो काफ़ी ट्रस्ट हुई होगी ना? वो बोलते हैं हाँ। तभी उससे बोलता है मेरी बात सुनो लिसा, मैं इतने टाइम वेस्ट यूँ ही नहीं करता और चाहे वो कुछ भी करे लेकिन ये जान लो कि तुम सिर्फ मेरी हो, उसकी तरफ कोई अट्रैक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इमोशन। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस बुरा लग रहा है कि मैंने उसका इस्तेमाल किया फिर भी वो मेरी मदद कर रहा है। उसके बाद वो एविडेंस देखते हैं एंड देन हियर गोज़ टू द ट्रायल डे। लिसा ने अपने केस को रीओपन कर दिया था और इस बार वो आती है कोर्ट में और लिसा अपने पापा के लिए खुद केस लड़ती है। और एट द एंड यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक लाइव गवाह कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा था जो आके सारा सच बता देता है। मतलब जो उनके कारनामे थे उसका वीडियो भी उसने बनाया हुआ था अपना सेल्फ कन्फेशन वाला। और रैन के पापा ने तो कभी सोचा नहीं था कि उनका खुद का खून ये सब कुछ करेगा लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रैन बुरा नहीं था जिस बात की वजह से हो गया है सब कुछ। एंड कानून के हिसाब से अभी जो भी लॉ में लिखा हुआ था उस हिसाब से रैन के पापा को जेल हो जाती है और फाइनली लिसा के पापा
जेल से बाहर आ पाते हैं और हमें दिखाया जाता है एंड देन हमें दिखाया जाता है लिसा रायन को थैंक यू बोलती है। वो बोलता है मैंने ये सब कुछ अपने पापा के लिए किया है, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी गलती की सज़ा भुगते और वो उसे बोलते कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बस उनके बेटे हो, वही तुम्हारी गलती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज बहुत बड़ा हेल्प हुआ है मुझे। तभी वो उससे बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं? तभी वहाँ पर थॉमस आता है और वो बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई स्ट्रेंजर मैन मेरी उम्र से बात करे। वो बोलता है तुम जिंदा हो? वो बोलता है अफ़सोस लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन मैं जिंदा हूँ। वो उसे बोलता है लिसा तुमसे पहले मेरी फियांसी थी। वो बोलता है इससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। और तभी वो बोलता है लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से, तुम्हारे पापा की वजह से लिसा को सब कुछ झेलना पड़ा, उसकी लाइफ के 4 साल बर्बाद हुए। वो बोलते हैं पर उसने मुझे माफ़ कर दिया है और मेरे पापा को जेल हो चुका है और उसके पापा जेल से बाहर निकलने वाले हैं। वो बोलता है लिसा सिर्फ मेरी है। वो बोलता है लिसा सिर्फ मेरी है। एंड देन हमें अभी दिखाया जाता है लिसा बोलती है मम्मा चलो ये दोनों तो लड़ते रहेंगे, रहने दो। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं घर में और हमें दिखाया जाता है जो लिसा थी उसको उसकी मॉम बोलती है बेटा दोनों ही अच्छे ही है और उसके डैड ने जो किया उसको तो उसकी सज़ा मिल जाएगी ना, तो तुमने किसको चूज करने के बारे में सोचा है? वो बोलते हैं मॉम ज़रूरी है क्या किसी लड़के को चूज़ किया जाए? तभी वो बोलते हैं पर बेटा बताओ तुम्हें कौन पसंद है? तभी स्माइल करती है। बाहर की तरफ लिसा जा रही होती है, सारे मीडिया वाले आते हैं और उस टाइम पे कांग्रेचुलेट करते हैं लिसा को। फाइनली उसने अपने डैड को बेगुनाह साबित कर दिया था, प्लस लिसा क्योंकि उसने अपना केस लड़ा था, वो एक वकील ही बनना चाहती थी, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन था। तभी वहाँ पर उसे पूछा जाता है कि क्या आप मिस्टर थॉमस को डेट कर रही हो? तभी वहाँ पर लिसा कुछ बोलती है उससे पहले सबके सामने थॉमस आता है और बोलता है वो मुझे डेट नहीं कर रही है, बल्कि मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ और वो मुझे ज़रूर हाँ बोलेगी। वो स्माइल करती है। लड़ा में एक आखिरी सीन जहाँ पर लिसा जो थी उसको थॉमस बोला होता है कि तुमने अब तक बोला नहीं कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं, लेकिन मैं हार तो नहीं मानने वाला, जियर का होने तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तभी लिसा बोलती है देखती हूँ कितना मुझे अपनाने के लिए, मुझे पटाने के लिए। वो दोनों स्माइल करती है और इस तरह से स्टोरी खत्म।